ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो वन बाय वन हम लोग इन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो मेटल कटिंग की है। ठीक है, मेटल कटिंग की ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसको मैं नोट डाउन करे दे रहा हूं। प्रॉब्लम में ये है, ये एमसीक्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ मेटल कटिंग। ये मेटल कटिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस, फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इनके एक्सप्लेनेशन को जरूर नोट करते चलिएगा। फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस कैन बी रिड्यूस बाय, कैन बी रिड्यूस्ड बाय, इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीजिंग द रैक एंगल, डिक्रीजिंग द रैक एंगल। सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट। सी, डिक्रीजिंग द कटिंग स्पीड, डिक्रीजिंग द कटिंग स्पीड। एंड डी ऑप्शन है इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड, इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड। ठीक है, ये हमारे पास में चार ऑप्शन है इस प्रॉब्लम में। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस कैन बी रिड्यूस बाय, आपको मैंने बताया था कि तीन जोन होते थे वहां पर मशीनिंग में। एक हमारे पास में कौन सा होता था, प्राइमरी शेयर जोन, जो कि हमारे पास में क्या होता था, टूल नोज रेडियस के आगे का जो पोर्शन होता था जहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल होता था, दैट जोन इज नोन एज प्राइमरी शेयर जोन। ठीक है, सेकेंडरी शेयर जोन वहां पर होता था जहां पर टूल की रैक सरफेस से चिप स्लाइड करता हुआ जो है आगे की ओर मूव करता था। ठीक है, तो वहां पर भी जो टूल का जो चिप होता था, जो मटेरियल कट होके इन द फॉर्म ऑफ चिप जो जा रहा है अलोंग द रैक सरफेस ऑफ टूल, इन दोनों के बीच में, टूल की रैक सरफेस और चिप के बीच में जो कांटेक्ट होता था वो हमारा कैसा होता था, वो फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता था। तो यहां पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस कैन बी रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग द रैक एंगल। जो रैक एंगल होता है टूल का, जिसको हम लोग, ये यहां पर रैक एंगल से बात ये की जा रही है, बैक रैक एंगल की बात की जा रही है। तो जो बैक रैक एंगल है उसकी वैल्यू को आप डिक्रीज करेंगे तो क्या ये जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होगा। सेकेंड ऑप्शन है, अगर हम डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज कर दें तो क्या ये फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। डिक्रीजिंग द कटिंग स्पीड, जो कटिंग स्पीड है उसको डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, इन दोनों में से कौन सा है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिससे कि हमारे पास में फ्रिक्शन जो है टूल चिप इंटरफेस में वो उसकी वैल्यू क्या हो, कम हो पाए। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इनमें से कोई एक ऑप्शन बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसके बिहाफ पे आपको जो भी ऑप्शन आपको लगता है उसको आप जो है अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए विद इन 1 मिनट। जो भी आपको समझ में आ रहा है, गलत होगा ज्यादा ज्यादा और क्या होगा, लेकिन अपनी आप जो अंडरस्टैंडिंग है इस मेटा कटिंग के अकॉर्डिंग, उसको आप जो है उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, आप उसको जो है इसमें टेक्स्ट में लिखिए। ए ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में है, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा का ये प्रॉब्लम नहीं है सोचने का। आपको थ्योरी मैंने बताई है, रैक एंगल का इफेक्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको मैंने कटिंग स्पीड और डेप्थ ऑफ कट का भी इफेक्ट बताया था चिप फॉर्मेशन मैकेनिज्म में। तो उस थ्योरी को अप्लाई करके इस चीज को बताइए। अभी एक स्टूडेंट का केवल आया है, बाकी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए।
जल्दी बताइए, ऐसे बैठे नहीं रहना है। 17 बच्चे हैं तो 17 बच्चे कम से कम कुछ सीखें तो, बाकी सब तो आराम कर रहे हैं। अमन बताओ, ए ऑप्शन क्यों आपको लग रहा है? आपको क्या ऑप्शन इस वजह से लग रहा है कि रैक एंगल को डिक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन हमारा टूल चिप इंटरफेस पर वो रिड्यूस करेगा? अनम्यूट करके बताइए अपने आप को। सर वो फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि सर म्यू होता है सर, हम्म। वो उस पर एक एंगल पे डिपेंड करता है। म्यू कैसे? एफ टी अपॉन एफ सी होता था फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फिर एफ टी में तो और एफ सी दोनों में अल्फा की वैल्यू आ जाती थी ना वहां पर। नहीं सर, म्यू जो होता है सर वो अल्फा, वो उसे क्या कहते हैं सर, एक एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर उसका सर फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है एल एन आर डैश अपॉन, सर एक एल मिनट एन बताता वन हूँ उसका अपॉन आर फॉर्मूला। वाला तो क्लासिकल फिक्शन थ्योरी है। हम क्लासिकल फिक्शन थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल केसेस की बात कर रहे हैं। क्लासिकल फिक्शन थ्योरी में आपका क्या होता था, फिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जो एंगल होता था बीटा का वो 45 डिग्री से ज्यादा हो जाता था, है ना? हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं केवल। फरहान आप बताइए। सर इसमें इसमें तो एक थ्योरी लगती है ना सर। क्लासिकल फिक्शन थ्योरी क्या होती थी? क्लासिकल फिक्शन थ्योरी जनरली आपके पास में क्या होता है, एफ टी की वैल्यू एफ सी से ज्यादा होती है कि एफ सी की वैल्यू एफ टी से ज्यादा होती है? कटिंग फोर्स की वैल्यू थ्रस्ट फोर्स से ज्यादा होती है कि थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आपकी कटिंग फोर्स से ज्यादा होती है? जनरल कटिंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है सर। कटिंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, किसी केस में आपका थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए कटिंग फोर्स से, जैसे ग्राइंडिंग के केस में, तब आपका क्या यस। होगा, फिक्शन एंगल की वैल्यू 1 से ज्यादा आने लगेगी, कोफिशिएंट की वैल्यू जो आती है म्यू की हाँ वैल्यू। सर। तो हाँ। उसमें क्लासिकल फिक्शन थ्योरी लगती है, आप उसको फिर से देखिएगा नोट्स में अपने। ओके सर। फरहान आप बताइए, आपने अपना ऑप्शन चेंज किया, डी आप आ गए, क्यों डी ऑप्शन होगा? सर स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू कम हो जाएगी, फ्रिक्शन की स्टैटिक वैल्यू कम फ्रिक्शन, होने से सर फिर और हीट थोड़ा जनरेशन नहीं। और थोड़ा सा आप इसको समझा सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाया था, और थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे? सर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, जितना ज़्यादा स्पीड होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी? टेम्परेचर और सर कैसे आपका, स्टैटिक्स टेम्परेचर आपका कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? टेम्परेचर तो फ्रिक्शन की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यस सर। फिर चलिए, बाकी लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया, मुझे लग रहा है केवल वो ऑन करके बैठे हुए हैं, उनको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसमें देखिए, फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस कैन बी रिड्यूस बाय, फर्स्ट है डिक्रीजिंग द रैक एंगल। हम लोग वन बाय वन एक एक ऑप्शन को समझेंगे कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर ऑप्शन हम देखें, डिक्रीजिंग द रैक एंगल, अगर मैं इसको टूल वर्कपीस इंटरफेस बनाता हूं तो कुछ हमारा इस तरह का फिगर बनता था यहाँ पर, ये कुछ हमारा ऐसा फिगर बनता था, ये हमारे पास में वर्कपीस होता था, ठीक है। ये हमारे पास में चिप जा रहा होता था, और ये हमारे पास में जो होता था टूल होता था, ठीक है। ये हमारे पास में कटिंग टूल है, ये हमारे पास में चिप है, ये वर्कपीस है, ठीक है। ये अब आप ये देख रहे हैं यहां पे ये कांटेक्ट है, ये टूल की रैक सरफेस है, ठीक है। और ये हमारा चिप जो है, ये टूल की रैक सरफेस से स्लाइड करता हुआ इधर की साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन इसी जोन की बात कर रहा है। क्वेश्चन में ये जो फिक्शनल कांटेक्ट है, इसमें जो फिक्शन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू को हम कैसे कम कर सकते हैं? इन्होंने कहा है डिक्रीजिंग द रैक एंगल। डिक्रीजिंग द रैक एंगल का मतलब क्या है? रैक एंगल क्या होता था आपका, अगर इस जोन से यहां से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो
इससे, इस नॉर्मल से इस रैक सरफेस के बीच का जो एंगल होता था वो हमारे पास में क्या होता था, रैक एंगल होता था। यानी अगर आपका, मैं इस चिप को गायब कर दूं तो कुछ फिगर आपका ऐसे बनेगा, जैसे ये हमारे पास में टूल है, ठीक है, ये कुछ इसी तरीके से तो बना हुआ है टूल, ठीक है। अब ये टूल की नोज से ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इनके बीच का जो एंगल होता था ये हमारे पास में क्या होता था, रैक एंगल होता था। ये आपकी क्या होती थी, टूल की रैक सरफेस होती थी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस टूल के रैक एंगल की वैल्यू को कम करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, डिक्रीजिंग द रैक एंगल, ठीक है। अगर आप इस रैक एंगल की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो इसका मतलब जो कि टूल की रैक सरफेस है ये आप किधर की साइड शिफ्ट कर रहे हो, इस परपेंडिकुलर वाली लाइन के थ्रू आप जो है तरफ आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। भाई ये रैक सरफेस जितनी इधर की साइड में इस 90 डिग्री एंगल की तरफ बढ़ेगी उतना ही आपका अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो यहां से अगर आप अल्फा की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 90 डिग्री वाली लाइन की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। अब अगर आप ये देखिए, अगर ये रैक सरफेस आपकी उठ के इस परपेंडिकुलर वाली लाइन की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, चिप और रैक सरफेस के बीच का कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए। चिप और वर्कपीस के जो ये टूल की रैक सरफेस है इसके बीच का कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। मैं इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये यहां पर अल्फा है, अगर आपने इस रैक सरफेस को ये वाला बना दिया तो अब एंगल ये कितना हो गया, ये कुछ अल्फा 2 हो गया, और इस रैक सरफेस को आपने 90 डिग्री एंगल की तरफ बढ़ाया तो अब ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा 3 होगा। तो जैसे जैसे आप, पहले केस में ये अल्फा था, ये वाली लाइन थी, दूसरे केस में ये वाली हुई, ये अल्फा 1 हो गई, ये वाली लाइन क्या हो गई, अल्फा 2 हो गई। तो जितना आप इधर की तरफ क्लोज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और अल्फा का वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है यानी ये वाली रैक सरफेस उठ के इधर 90 डिग्री वाली लाइन की तरफ बढ़ रही है तो चिप के साथ इसका कांटेक्ट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब चिप के साथ इसका कांटेक्ट बढ़ता जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं, बात क्लियर हो रही है। फ्रिक्शन की वैल्यू उस कंडीशन में क्या होगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता डिक्रीजिंग द रैक एंगल। हाँ, अगर इसकी जगह ये होता इंक्रीजिंग द रैक एंगल तो हमारा जो है वो ऑप्शन सही हो जाता। इन्होंने डिक्रीजिंग द रैक एंगल कहा है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोग को ये बताया भी था कि रैक एंगल की वैल्यू को, पॉजिटिव रैक एंगल की वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है, कटिंग फोर्सेस की वैल्यू कम हो जाती। कटिंग फोर्सेस की वैल्यू क्यों कम हो जाती थी, क्योंकि आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क जो है वो मिनिमम करना पड़ता था। चिप और रैक सरफेस के बीच का कांटेक्ट क्या होता था, उस पर जो फ्रिक्शन होता था उसकी वैल्यू कम हो जाती थी, क्योंकि कांटेक्ट ही आपका कम हो रहा है, चिप लोडिंग हमारी कम हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से था कि पावर कंजम्पशन जो होता था वो हमारा पॉजिटिव रैक एंगल की वैल्यू को बढ़ाने से क्या होता था, वो हमारा बढ़ता, वो घट जाता था, ठीक है। तो यहां पर अगर यहां पर इंक्रीजिंग द रैक एंगल होता तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता, बट डिक्रीजिंग द रैक एंगल है तो उससे क्या होगा, चिप और रैक सरफेस के बीच में कांटेक्ट बढ़ेगा और जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन जो होगा टूल चिप इंटरफेस में वो रिड्यूस होने के बजाय क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट, देखिए डेप्थ ऑफ कट को आप एक तरीके से ऐसे मान सकते हो कि अगर हमारे पास में, सपोज मैं इसका साइड व्यू दिखाऊं, ये हमारे पास में क्या है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस का क्रॉस सेक्शन एरिया है। वैसे देखा जाए तो लेंथ वाइज आप जो चक में आप लगाते हो, जैसा टर्निंग ऑपरेशन का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस तरीके से ये हमारा सिलेंड्रिकल वर्कपीस होता था, इसको आप चक में लगाते थे। लेकिन अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखो तो क्रॉस सेक्शन में हमारे पास में क्या होगा, ये सर्कुलर शेप का दिखेगा सिलेंड्रिकल वर्कपीस, ये कट रहा है, मैं इसको ऊपर बना देता हूं। देखो अगर हमारे पास में सिलेंड्रिकल वर्कपीस है तो वो कुछ इस तरीके का होता है, जो आप लोगों ने टर्निंग ऑपरेशन में लैथ में टर्निंग किया था वर्कशॉप में, तो ऐसा होता था। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखो तो वर्कपीस का आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन व्यू सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखो, टूल इस तरीके से वहां पर क्या होता है, कॉन्टेक्ट में होता है, ठीक है, इसके सरकमफ्रेंस पर, और ये क्या करता है, ये राउंड करता है। इसी वजह से क्या होता है, टूल जब ये कांटेक्ट में होता है तो आप देखिए ये कुछ डेप्थ तक हमारा क्या है, इस वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ कट,
ठीक है, तीन ही प्रोसेस पैरामीटर थे। एक हमारे पास में कटिंग स्पीड थी, कटिंग स्पीड किसकी होती थी कि जितने आरपीएम से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती थी, फीड, ये टूल अगर यहां पे इस पोजीशन में है, ठीक है, इस पोजीशन में है, तो एक रिवोल्यूशन में ये कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, डेट इज कॉल्ड एज फीट, जिसको हम लोग एमएम पर रिवोल्यूशन में कहते थे, ठीक है। तो ये हमारा टर्म क्या हो गया, फीड हो गया। और डेप्थ ऑफ कट क्या है कि एक रिवोल्यूशन में कितनी डेप्थ तक ये वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज ये बताओ, इन्होंने कहा है इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कट, तो अगर डेप्थ ऑफ कट आप बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, चिप की जो थिकनेस होगी वो भी क्या होगी, हमारी जो चिप का जो वेट होगा वो भी क्या होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए। फरहान अपना कनेक्शन जो है वो फिर से रिकनेक्ट कीजिए, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं तो यहाँ वाईफाई से चला रहा हूँ, अपने घर पे हूँ, तो यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेट की प्रॉब्लम होगी। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए, ठीक है, तो हो सकता है। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आप लोग पर?
Yes, sir. ठीक है, ओके, एक मिनट। तो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, हाँ, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कट। तो यहाँ पर अगर आप डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, जो चिप का लोड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो चिप का लोड की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी की वजह से ये जो चिप है ये क्या होगा, ये हमारे रैक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने लगेगा। भाई इसका वेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये क्या होगा, ये इधर की साइड में इसका वेट क्या होगा, ज्यादा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उससे क्या होगा, हमारा जो ये कॉन्टेक्ट है ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब ये कॉन्टेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी इन प्लेस ऑफ डिक्रीज। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कट, ये भी हमारा ऑप्शन इसमें गलत है। डिक्रीजिंग द कटिंग स्पीड, देखिए मैंने आपको बताया था BUE, बिल्ट अप एजेस फॉर्मेशन। ठीक है, तो बिल्ड अप एजेस फॉर्मेशन में हमारे पास में क्या होता था, वहां पर प्रॉब्लम ये आती थी बिल्ड अप एजेस फॉर्मेशन में कि जब हमारे पास में लो हम कटिंग स्पीड से मीडियम कटिंग स्पीड रखते थे तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये जो चिप और रैक सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट होता था वो ज्यादा टाइम तक रहता था। भाई आपने क्या किया, कटिंग स्पीड को अगर डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, उस कंडीशन में ये चिप धीरे धीरे स्लाइड होता हुआ इस रैक सरफेस से जाएगा, और जब धीरे धीरे स्लाइड होता हुआ रैक सरफेस से जाएगा तो उस कंडीशन में जो हमारे पास में चिप है और रैक सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट है वो ज्यादा टाइम तक बना रहेगा, और जब रैक सरफेस के बीच में और चिप के बीच में जो कांटेक्ट है वो ज्यादा टाइम तक बना रहेगा तो उस कंडीशन में हमारे पास में यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। और फ्रिक्शन की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हीट ज्यादा जनरेट होगी, टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा जनरेट होगी, और उसी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, बिल्ड अप एजेस फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि जो माइक्रो चिप्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं इस चिप के, वो रैक सरफेस के ऊपर वेल्ड हो जाते थे। तो सेम वही फिनोमिना आपकी इस कंडीशन में भी आएगी कि डिक्रीजिंग द कटिंग स्पीड। तो डिक्रीजिंग द कटिंग स्पीड का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कटिंग स्पीड को डिक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में यहां पर ज्यादा टाइम तक चिप और रैक सरफेस के बीच में कांटेक्ट बना रहेगा, उससे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ना कि डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, जो ये ऑप्शन है हमारे पास में डिक्रीजिंग द कटिंग स्पीड जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है, ये भी गलत हो गया। तो लास्ट वन क्या हुआ, इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड। इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड से क्या होगा कि जो चिप और रैक सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट में लगने वाला टाइम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, बहुत कम टाइम में ही वो कांटेक्ट में रहेगा, तो उस वजह से फ्रिक्शन जो है वो अपना रोल नहीं प्ले कर पाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो एक कूलॉम्स लॉ होता है ऑफ फ्रिक्शन, उसमें एक रिलेशनशिप ड्राइव होती है बिटवीन फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड ये कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो वो उस रिलेशनशिप से, ये आपको रिसर्च पेपर में मिलेगा, उस एक्सप्लेनेशन से भी ये चीज क्लियर होती है कि जो हमारे पास में फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कटिंग वेलोसिटी, क्योंकि वो रिड्यूस करता है, माइनस साइन वहां पे लगा रहता है। तो आप जैसे जैसे कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन के थ्रू जो वहां पे एनर्जी एसोसिएट हो रही थी उसकी वैल्यू भी क्या होती है, वो डिक्रीज करती जाती है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड विच इज सुटेबल फॉर रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट इस प्रॉब्लम में तो बताइए, अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर फोर्थ वाला ऑप्शन फिर से डिस्कस कर दीजिए। देखिए कटिंग स्पीड को अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, कटिंग स्पीड को अगर आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो चिप है उतनी तेजी से स्लाइड करता हुआ आपका रैक सरफेस से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो जब आपके बीच में चिप और रैक सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा तो फ्रिक्शन के थ्रू जो एनर्जी एसोसिएट हो रही है या फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। भाई जितना ज्यादा कांटेक्ट में होगा, दो ही चीजें हैं, चिप या तो क्या हो लोडिंग की वजह से इस रैक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो, या दूसरी चीज क्या हो सकती है, ये रैक सरफेस उठ के इधर की साइड मूव करे यानी कि चिप की तरफ मूव करे, तब भी दोनों का कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरी चीज क्या हो सकती है, ये चिप बहुत धीरे धीरे इस रैक सरफेस से मूव करे,
तो उस कंडीशन में भी क्या होगा आपका, तीनों कंडीशन में हमारी जो फ्रिक्शन के थ्रू एनर्जी जो एसोसिएट हो रही है वो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी ना, क्योंकि कांटेक्ट बढ़ रहा है, वहां पर कांटेक्ट टाइम बढ़ रहा है। तो इस वजह से क्या है कि इन तीनों केसेस में हमारे पास में जो फ्रिक्शन के थ्रू एनर्जी एसोसिएट हो रही थी वो बढ़ रही थी। लेकिन अगर आप चौथे ऑप्शन में आप देखो, इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड, इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड से क्या होगा, जो चिप होगा वो तेजी से रैक सरफेस पर स्लाइड करता हुआ निकल जाएगा, यानी कि दोनों के बीच का जो कांटेक्ट टाइम है वो क्या हो गया, कम हो गया। कांटेक्ट टाइम कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है जो फ्रिक्शन के थ्रू एनर्जी एसोसिएट हो रही होगी वो भी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो वही चीज यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड है दैट इज सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन, कि इसके थ्रू आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने जब आपको मशीनिंग में कटिंग वेलोसिटीज के बीच में रिलेशनशिप निकाला था, तो आप अगर ध्यान से देखो कि कटिंग वेलोसिटी को अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपकी जो चिप की जो स्लाइडिंग वेलोसिटी थी वो भी वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, क्योंकि सब कुछ क्या था, साइन रूल से मैंने लगाया था, तीनों वेलोसिटीज के बीच में रिलेशनशिप निकलवाई थी। ठीक है, तो उससे भी आप एक चीज कह सकते हैं कि जब स्लाइडिंग वेलोसिटी हमारी बढ़ेगी, तो स्लाइडिंग वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी उस जोन में। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ सबको? सर कांटेक्ट टाइम कम हो जाएगा बट उसके सर हीट जनरेशन सर वो फास्ट हो जाएगा वहां पे ना। स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को समझते हो? हाँ वो तो समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक रिलेशनशिप ये रहता है, देखो मेरे पास में कोई रफ सरफेस है, या आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई हमारे पास में बहुत हाई वेलोसिटी व्हीकल, ऑटोमोबाइल भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई हाई वेलोसिटी व्हीकल है, ठीक है, और उसमें आप रिटार्डेशन के लिए अगर आप मूव कर रहे हो, कोई चीज बहुत ही धीरे धीरे अगर मूव करती रहे और कंसिस्टेंट उसमें ब्रेक क्लैंपिंग लगी रहे, तो वहां पर फ्रिक्शन एक एसोसिएट हो रहा है। और एक कोई बहुत ही हाई वेलोसिटी की चीज है जिससे कि वो फ्रिक्शन वाले जोन को वो क्रॉस कर जाए, वहां पर फ्रिक्शन हो रहा है। सपोज हमारे पास में एक ये रोड है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कट रहा है, रुकिए मैं नीचे बना देता हूं। ये हमारे पास में एक रोड है, ठीक है, और इसमें बीच में क्या है, ये रफ जोन है, ठीक है, ये रफ जोन है, ठीक, कोई पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, अब इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, और एक दूसरा पार्टिकल यहां पर से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कुछ v2 है। हमें पता है कि v1 जो है वो ग्रेटर देन v2 है, ठीक है, तो ये जो ये v1 वेलोसिटी वाला पार्टिकल है वो इस पर्टिकुलर जब जोन से पास करेगा तो उसके बीच का जो टाइम होगा वो v2 के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। ये वाला जो व्हीकल होगा वो जल्दी से इस जोन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब इस जोन में जो हमारा हीट डिसिपेशन हो रहा है वो पर यूनिट टाइम के हिसाब से होगा कि नहीं होगा, आप ये बताइए। हीट डिसिपेशन जो होगा वो पर यूनिट टाइम के हिसाब से होगा। भाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वाला आप कॉन्सेप्ट लेते हो कि नहीं लेते हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास में v1 वेलोसिटी जो है वो v2 से ज्यादा है, और इसका मतलब क्या होगा, जो टाइम ऑफ पासिंग इस फ्रिक्शन जोन में t1 अगर इसमें लग रहा है और इसमें t2 है, तो ये क्या होगा, जो दूसरा वाला व्हीकल है वो ज्यादा टाइम ले रहा होगा इन कंपेयर टू फर्स्ट वाले व्हीकल के। तो अगर हमारे पास में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप कांस्टेंट कह रहे हो पर यूनिट टाइम में, तो टोटल जो नेट हीट हमारी जनरेट हो रही होगी वो क्या होगी, रेट ऑफ हीट जनरेशन मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। अब ये तो आप कह रहे हो कि ठीक है भाई कांस्टेंट है, ठीक है, रेट ऑफ हीट जनरेशन, लेकिन जो टाइम है वो तो आपका क्या हो गया, v1 वाले में क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया। v1 वाले में जो फास्ट व्हीकल है उसको इससे पास होने के लिए क्या होगा, टाइम हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर वो टाइम हमारे पास में कम हो गया तो उस कंडीशन में क्यू की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब भी नहीं समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप कई डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज है। और सबसे ज्यादा अगर और भी कुछ समझ में ना आए तो आप स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पर आप ले लीजिए। जैसे जैसे आप किसी वेलोसिटी को मूव आप कराते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपने अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है,
फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू इतनी है, डायनेमिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू इतनी है, और आपको पता था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू डायनेमिक। लेकिन आप क्या करते थे अभी तक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में, ये कांस्टेंट वाला जो अजम्पशन लेते थे कि इस जो डायनेमिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो कांस्टेंट है इस पूरे मोशन के लिए, बट ऐसा होता नहीं है। डायनेमिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो होता है वो भी आपका वेरी करता है, वो भी डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, व्हीकल की। जैसे जैसे आप वेलोसिटी को बढ़ाते जाओगे, जैसे कि टूल जोन में है, वेलोसिटी को आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो डायनेमिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली एक्सटेंशन देखिए, हम जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या है, अभी तक आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में कांस्टेंट ले लेते थे डायनेमिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, बट ऐसा नहीं होता है। आप वेलोसिटी को चेंज करोगे तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू भी क्या होगी, डायनेमिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वो भी चेंज होती है। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझको इंडिविजुअली मैसेज कर देगा, तो मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, मैं उसको वो पेपर्स वगैरह थोड़े से बता दूंगा, दिखा दूंगा, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम है जो पूछी गई है मुझसे, फॉर टूल ए, ये प्रॉब्लम है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन का है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। सेकेंड प्रॉब्लम में ये बच्चे ने व्हाट्सएप किया था मुझे, फॉर टूल ए टेलर टूल लाइफ, एक्चुअली यहां पर दो तरह के टूल हैं प्रॉब्लम में दिया हुआ है। मैंने मार्कर कहां रख दिया, यहां पर दो तरह के टूल हैं। एक टूल ए है, ठीक है, इस टूल ए में, टूल ए के लिए एक कोई टूल ए है, उसके लिए टेलर्स टूल लाइफ एक्सपोनेंट, टूल लाइफ एक्सपोनेंट, टूल लाइफ एक्सपोनेंट एन की वैल्यू जो हमको दी गई है वो 0.45 दी गई है। ठीक है, एंड कांस्टेंट की वैल्यू जो हमें दी गई है, कांस्टेंट की वैल्यू जो दी गई है के की वैल्यू, वो हमको दी गई है 90। ठीक है, एक दूसरा टूल बी है। ठीक, इस टूल बी के लिए जो हमारे पास में एक्सपोनेंट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी गई है 0.3, और जो हमारे पास में कांस्टेंट है ए, उसकी वैल्यू हमको दी जा रही है 60। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको 60 दी गई है। अब कहा जा रहा है द कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट, फाइंड द कटिंग स्पीड, फाइंड द कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट। ठीक है, above which tool A have higher tool life, above which tool A having higher tool life than tool B। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा था कि कोई दो टूल हैं। ठीक है, कोई दो टूल हैं, ए है एक टूल और एक बी है। ठीक है, टूल ए के लिए जो हमारे पास में एक्सपोनेंट कांस्टेंट है वो 0.45 है और कांस्टेंट की वैल्यू के की 90 है। जो दूसरा टूल बी है उसके लिए जो एक्सपोनेंट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0.3 है, कांस्टेंट के की वैल्यू 60 है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कटिंग स्पीड आप निकालिए, वो कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में निकालिए जिसके लिए, जिसके ऊपर, मतलब जिस कटिंग स्पीड के ऊपर, जैसे उस कटिंग स्पीड से आप वैल्यू को और आगे बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, टूल ए की
जो टूल ए है उसकी जो टूल लाइफ है वो ज्यादा हो इन कंपेयर टू टूल बी। ठीक है, ये चीज है। तो देखिए एक इसमें आपको एक टर्म समझना पड़ेगा। आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट का नाम सुना है? ब्रेक इवन पॉइंट सुना है कि नहीं सुना है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बताइए। अमन बताइए, सुना है आपने? इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, बीईपी। देखिए किसी भी सिस्टम में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो हमारे पास में क्या होता है, वो हमारे तरफ से इनपुट होता है, ठीक है। और उस चीज को आप सेल आउट करते हो तो वो आप उसको सेलिंग करते हो। अब जब आपने सेलिंग जितने में की और जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उन दोनों को जब माइनस करते हो तो हमारे पास में क्या आता है, प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि मैंने, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मैंने जो है 20 रुपीज में 5 लिए, ठीक है। 20 रुपीज में मैंने क्या किया, मार्कर ये 5 मार्कर लिए, तो मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर मैंने कहीं जाके इसको सेल आउट किया। फिर से ध्यान से सुनिएगा, 20 रुपीज में मैंने 5 मार्कर्स ले लिए, ठीक है, तो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ। और मैं किसी दूसरी जगह पे गया और वहां पे मैंने क्या किया, हर एक मार्कर को 25 रुपीज में सेल आउट किया, ठीक है। तो एक चीज ये बताइए, कितने मार्कर को मैं सेल कर दूंगा तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में पहुंच जाऊंगा, जरा बताइए। 20 रुपए का एक मार्कर मैंने खरीदा, ऐसे 5 मार्कर मैंने खरीदे और दूसरी जगह पर जाकर मैं 25-25 रुपए का मार्कर खरीद रहा हूं, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, कितने मार्कर सेल आउट करने के बाद मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में पहुंच जाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है 4, ठीक है। देखो विकास ने बताया अभी, क्यों, क्योंकि मैंने 20 रुपए के 5 मार्कर लिए, तो 100 रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट था, 100 रुपीज का। और जैसे ही मैं 25-25 रुपए के सेल करूंगा तो 4 मार्कर जैसे ही मैं सेल आउट कर दूंगा तो मेरा जितना मैंने इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया था उतना पैसा मेरा निकल आया, यानी 100 रुपीज का मेरे को मिल गया। अब मैं अगर 5th मार्कर बेचूंगा 25 रुपीज का तो मुझे 25 रुपीज का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां पे आपके नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है, यानी जितना आपने लगाया था पैसा, जितना इन्वेस्टमेंट था उतना आपका निकल गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना आपको किसी तरह का प्रॉफिट रहा ना किसी तरह का लॉस रहा। तो कुछ वैसे ही प्रॉब्लम ये भी है। इस प्रॉब्लम में आपसे ये कहा जा रहा है कि वो कटिंग स्पीड निकालिए मीटर पर मिनट में जिस पर टूल ए की जो टूल लाइफ है वो टूल बी से क्या हो, ज्यादा हो। देखिए ये एक प्रॉब्लम को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, आप ध्यान से समझो इस प्रॉब्लम को। कटिंग स्पीड दोनों टूल्स के लिए सेम होगी। कटिंग स्पीड क्या होगी, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट अबव विच टूल ए की टूल लाइफ क्या हो, वो टूल बी से ज्यादा हो। यानी दोनों टूल को किस कटिंग स्पीड पर चलाया जाए जिस पर टूल ए हमारे लिए क्या हो, प्रॉफिट वाला हो इन कंपेयर टू टूल बी। भाई जिसकी टूल लाइफ ज्यादा होगी वो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है, वो ज्यादा हमको जो है मशीनिंग देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हमने ये अज्यूम कर लिया कि दोनों जो टूल्स हैं उनकी टूल लाइफ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। दोनों टूल जो हैं उनकी टूल लाइफ सेम होगी। हमने ये सोच लिया, ये अज्यूम कर लिया कि v मीटर पर मिनट की कटिंग वेलोसिटी होगी जिससे दोनों टूल को चलाया जाए, तो टूल ए की टूल लाइफ क्या होगी, वो ज्यादा होगी इन कंपेयर टू टूल बी। तो हमने ये अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट required cutting velocity या कटिंग स्पीड ऑफ टूल कितनी है, v है, v मीटर पर मिनट है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें, ठीक है, हम ये तो देखो कर नहीं सकते कि टीए की वैल्यू टीए से ज्यादा हो। आपसे प्रॉब्लम में कहा जा रहा है टीए इज ग्रेटर देन टीबी, तो हम लिमिटिंग कंडीशन को यहां पे प्रॉब्लम में कंसीडर करेंगे। लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि लिमिटिंग कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, जस्ट उसके ऊपर ही, जस्ट इस कटिंग वेलोसिटी v से जैसे ही आप ऊपर करोगे तो टीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीबी से ज्यादा हो जाएगी। तो लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा, इस कटिंग वेलोसिटी v पर दोनों की वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। दोनों टूल लाइफ की वैल्यू क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी।
उस कटिंग वेलोसिटी v पर, और जैसे ही आप इस v से वैल्यू को इंक्रीज करोगे, हल्का सा इंक्रीज करोगे, वैसे ही क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, TA इज ग्रेटर देन TB हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमसे कहा जा रहा था कि वो कटिंग वेलोसिटी निकालिए जिसके ऊपर टूल ए की जो टूल लाइफ है वो बी से क्या हो ज्यादा हो। तो हमने लिमिटिंग कंडीशन ले ली कि अगर भाई वो कटिंग वेलोसिटी हमने v अज्यूम कर ली, अब जैसे ही v से v के ऊपर तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगी, और v से जैसे ही आप थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाओगे वैसे ही TA इज ग्रेटर देन TB हो जाएगा। अब इस कंडीशन के लिए आपको टेलर टूल लाइफ एक्सपोनेंट पता है क्या होता है, हम किसी भी टूल के लिए लिखते हैं VT टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये होती थी इक्वेशन, ये मैंने आपको बताई थी। तो अगर आप टूल ए के लिए लिखिए इक्वेशन, टूल ए के लिए अगर हम लोग लिखें तो वहां पर हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए v t ऑफ a टू द पावर n, n की वैल्यू हमारी a के लिए क्या है, n की वैल्यू a के लिए है हमारे पास 0.45 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है, 90 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हमारा किसके लिए कंडीशन होगी, ए वाले के लिए होगी। इसी तरीके से बी के लिए आप कंडीशन लिखिए, बी के लिए क्या होगा, वी टी ऑफ बी, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी थी 0.3 इज इक्वल टू कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हम यहां से टीए की वैल्यू जरा निकालें, तो टीए की वैल्यू क्या होगी, टीए की वैल्यू हमारे पास आएगी 90/v होल पावर 1/0.5। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप टीवी की वैल्यू आप निकाल लो तो टीवी इक्वल्स टू कितना होगा, डेट इज 60/v होल पावर 1/0.3। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए आपने इस प्रॉब्लम में क्या किया है, लिमिटिंग कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, टीए की वैल्यू टीबी के बराबर होगी। तो आपने टीए की वैल्यू भी निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ वी, टीबी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ वी निकाल ली है। तो अगर आप इस कंडीशन को होल्ड करते हो, ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज को आप इक्वेट कर दो। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, दोनों की वैल्यूज को इक्वेट करते हैं। इन लिमिटिंग कंडीशन, इन लिमिटिंग कंडीशन क्या होगा, टीए इक्वल्स टू टीबी, टीए इक्वल्स टू टीबी। तो यहां से अगर आप करोगे तो क्या होगा, 90/v होल पावर 1/0.45 इज इक्वल टू क्या होगा, 60/v होल पावर 1/0.3। ठीक है, ये हो जाएगा, ये कट रहा है, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। टीए इक्वल्स टू टीबी आप लोगे जब, तो हमारे पास में क्या होगा, टीए की वैल्यू क्या थी 90/v होल पावर 1/0.45 इज इक्वल टू टीवी की वैल्यू क्या थी 60/v होल पावर 1/0.3। ठीक, ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए और v की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। इसको सॉल्व करके v की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू आपका आएगा 26.57। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये 90/v 1/0.45 इज इक्वल टू 60/v 1/0.3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो फाइनल आंसर आ रहा है वो v की वैल्यू क्या आएगी 26.57 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये वैल्यू आपके पास में आएगी। तो 26.57 वो कटिंग वेलोसिटी है जिस पर क्या होगा, इसके जस्ट इस पर टीए की वैल्यू टीबी के बराबर होगी। लेकिन जैसे ही आप इसके वैल्यू को बढ़ाएंगे 26.57 से थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे, वैसे ही आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, टीए इज ग्रेटर देन टीबी आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, वेल्डिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम है प्री हीटिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। पहले तो देखिए, ध्यान रखिए, वेल्डिंग में भी हमारे दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास में प्री हीटिंग, और दूसरा हमारे पास में होता है पोस्ट हीटिंग, ठीक है। तो इसमें पहले थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिए आप चाहे तो। प्री हीटिंग ये मैंने लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, जरा बता दीजिए। प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग के बारे में बताया था वेल्डिंग में कि नहीं बताया था मैंने? विकास बताइए। देखिए, प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग क्या होता है। प्री हीटिंग का मतलब यह है कि जैसे आप कोई, हमारे पास में ये वर्क पीस है, ठीक है। इस वर्क पीस को, एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको लेके आए अपनी वर्कशॉप में, ये अभी रूम टेम्परेचर पे था, डायरेक्ट आपने इलेक्ट्रोड लिया और आप इसको क्या करने लगे, वेल्डिंग करने लगे, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का आपने प्री हीटिंग नहीं किया है। लेकिन एक चीज अगर ऐसी की जाए कि हमने क्या किया, ये वर्क पीस बिफोर वेल्डिंग में यूज करने के पहले हमने थोड़ा सा इसका टेम्परेचर, पहले इसको गर्म किया, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका हाई किया, और देन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जब ये थोड़ा सा वार्म अप हो गया, देन फिर हमने ये वेल्डिंग ऑपरेशन किया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हीटिंग। जो पहले हमने हीट दिया था बिफोर ऑफ वेल्डिंग, उसको हम प्री हीटिंग बोलते हैं। पोस्ट हीटिंग में क्या होता है, वेल्डिंग ऑपरेशन करने के बाद आप क्या करते हो, एकदम से उसको ठंडा नहीं होने देते हो। जैसे हमने वेल्डिंग कर दिया और फिर हम छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो क्या होता है, तेजी से हीट का डिसिपेशन होता है। भाई ये पहले वेल्डिंग के टाइम में ये काफी बॉडी गर्म हो गई थी, मेटेलिक थी, उसके बाद क्या हुआ, आपने डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर इसको छोड़ दिया, तो तेजी से हीट का डिसिपेशन होगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेल्डिंग हो जाने के बाद भी उसको थोड़ा सा हीटअप रखते हैं और फिर धीरे धीरे उसको ठंडा होने देते हैं। भाई थोड़ा आप हीटअप रखोगे तो क्या होगा, जो आपकी रेट ऑफ हीट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी रिटार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसमें वेल्डिंग के बाद आप हीटअप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट हीटिंग, ठीक है। तो प्री हीटिंग हम लोग क्यों करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि सपोज ये हमारे पास में वर्कशॉप में यूज हो रहा था कंपोनेंट, और उसकी आप वेल्डिंग करने के लिए आप लेके आ गए, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कुछ ग्रीस हो, कुछ इसमें ऑयल वगैरह ऊपर टॉप सरफेस पर रखा हो, ठीक है। तो अगर आपने डायरेक्ट आप वेल्डिंग पे लेके जाओगे तो वो ऑयल वगैरह क्या होगा, वेल्डिंग प्रोसेस में भी क्या होगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से थोड़ा सा पोस्ट हीट प्री हीटिंग कर लिया, पहले से थोड़ा सा टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्रीस है या जो ऑयल है उसकी टॉप सरफेस पर लगा हुआ है ड्यू टू यूज, है ना, एक जगह से दूसरी जगह वो कंपोनेंट जा रहा है, तो वो जो ऑयल होगा वो क्या हो जाएगा, वो वेपराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। वो ऑयल क्या होगा, वो वेपराइज हो जाएगा, उसकी टॉप सरफेस से छोड़ के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारे पास में प्रोसेस होता है उसका ये एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या हुआ कि हमारे पास में जो डर्टीनेस है, ठीक है, लाइक इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूविंग द dirtiness of weld bed, dirtiness of weld bed। अब हमारे पास में कौन कौन सी डर्टीनेस हो गई, जैसे कि वाटर हो गया, ग्रीस हो गया, है ना, वाटर, ऑयल, ग्रीस, ठीक है, ईटीसी। तो ये हमारे पास में जितनी भी डर्टीनेस होंगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इससे इससे रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। इससे क्यों रिमूव हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, आपने हीटअप किया उसकी सरफेस को, तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होके निकल जाएगा, ये उस सरफेस को छोड़ देगा, और जब वेल्डिंग आप करोगे तो उस समय आपको साफ सरफेस दिखेगी। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा एडवांटेज हमारे पास में क्या हो सकता है प्री हीटिंग का, कि देखिए, अगर हमारे पास में सपोज ये क्या है, मेटेलिक है, मेटेलिक है, तो मेटल के अंदर की क्या खासियत होती है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मेटल के अंदर एक तो ये खासियत है कि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है,
सॉरी। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप फ्यूजन वेल्डिंग कर रहे हो, फ्यूजन वेल्डिंग में हमें क्या करना पड़ेगा कि इस प्लेट पर वेल्डिंग करने के लिए आपको उसको मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेल्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। अब आप जो हीट दे रहे हो यहां पर, मान लो सपोज इस जोन पे आपको वेल्डिंग करनी है, ठीक है, तो आपको यहां मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करने के लिए आपने यहां पे हीट दी, बट जैसे इसकी टॉप सरफेस पे हीट दोगे, चूंकि इस मेटल सरफेस की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वो तेजी से हीट आपकी क्या होगी, वो डिसिपेट हो जाएगी इस मेटल सरफेस पर। तो आपको लगातार इलेक्ट्रोड से काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू वर्कपीस, वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तेजी से हीट क्या हो रही है, वो डिसिपेट होती जा रही है पूरे थ्रू आउट द वर्कपीस ड्यू टू हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब इस चीज को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, आपने क्या किया कि जो ये अगर हमारे पास में ये मेटल सरफेस थी, ठीक है, इसको पहले क्या किया, थोड़ा सा प्री हीट कर दिया। प्री हीट करने से क्या होगा, आपको पता है जो हीट हम पहली वाले केस में दे रहे थे विदाउट प्री हीटिंग, वो कैसे ट्रांसफर हो रही थी थ्रू आउट द सरफेस, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। और हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन के लिए जो हमारे पास में इक्वेशन होती है वो क्या होती है, Q इक्वल टू के ए डेल टी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये हमारे पास में होती है। तो आपको पता है एक तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने से हीट ट्रांसफर टू कंडक्शन ज्यादा होता है, और दूसरा क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये है थर्मल ग्रेडियंट। थर्मल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, विदाउट प्री हीटिंग जब आप कर रहे थे तो क्या हुआ, जिस जोन में आप यहां पे हीट दे रहे हो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, इलेक्ट्रोड जहां पे कांटेक्ट में है, और जो इसके साइड वाले जोन है वो तो रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये डेल्टी है, डेल्टी की वैल्यू विदाउट प्री हीटिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। अब डेल्टी की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्यू की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, यानी हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, जिससे कि जिस जोन में आपको मेल्ट करना था उस वर्कपीस को, इस पर्टिकुलर जोन में यहां पर आपको मेल्ट करना था उस वर्कपीस को, वहां पे हीट टिकी नहीं पाएगी, वो हीट तुरंत क्या होगी, पूरे वर्कपीस में फैल जाएगी। बट अगर आपने प्री हीटिंग कर लिया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो साइड वाले कॉर्नर हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर अब रूम टेम्परेचर नहीं रह गया। सपोज मान लीजिए आप वेल्डिंग कर रहे हो, यहां पर आपने इलेक्ट्रोड कांटेक्ट में रखा, तो यहाँ 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां पर पहले क्या था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था बिफोर प्री हीटिंग। लेकिन अगर आपने प्री हीटिंग कर दी है तो यहाँ पे क्या होगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी 200, यहाँ पर भी 200। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोड जहां पर वेल्डिंग कर रहे हैं और जो इसके कॉर्नर वाले जोन है, उनके बीच में जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी वो अब पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। यानी अगर पहले आपका डेल्टा T1 था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी सेकंड केस में अगर विद प्री हीटिंग टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T2 है, तो ये डेल्टा T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से प्री हीटिंग से एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमको ये भी मिल रहा है कि जो हम लोग फ्यूजन करने के लिए जो हीट दे रहे थे उस वर्कपीस में, वो वैल्यू भी क्या हो गई, हमारी लो हो गई, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन हो रहा था उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया, उसकी वैल्यू को कम कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप दूसरी चीज को ये भी लिख सकते हैं कि we can reduce heat transfer through conduction, heat transfer through conduction with the help of preheating, with the help of प्रीहीटिंग। और इसके जो एडवांटेज हुआ वो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में क्या हो सकता है, जो हमारा प्री हीटिंग की वजह से कुछ वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं, ऐसे कोल्ड शट हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया। इस तरह के इफेक्ट भी जो होते हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है, इसी में मैं लिखे दे रहा हूं। अब आप कहोगे सर ये डिस्टॉर्शन वगैरह कैसे अवॉइड हो जाते हैं इसमें। देखिए, डिस्टॉर्शन है या आपका मेटल के अंदर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट होते हैं, एक्सपेंशन कोफिशिएंट होते हैं
वो उनका रिलेशनशिप किसके साथ में होता है, जैसे अगर लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात करें तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी होगा। तो ये एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होते हैं अल्फा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल्टा टी आएगा हमारे पास में। यानी कि अगर आप डेल्टा एल की वैल्यू, यानी जो डायमेंशन में अगर चेंज अगर आप निकाल रहे हैं, तो यहां से डायमेंशन में अगर आप चेंज निकालोगे तो वो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई एल इंटू डेल्टा टी। यानी जितना हमारा डेल्टा टी का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही हमारा चेंज इन डायमेंशन ज्यादा होगा। अब वो डिपेंड करता है, अगर हीट अप हो रहा है तो हमारी डायमेंशन बढ़ेगी, अगर आप कूल कर रहे हो तो हमारी डायमेंशन क्या होगी, घटेगी। ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन विच प्रोसेस यू आर कंसीडरिंग, वेदर इट इज अ हीटिंग और इट इज अ कूलिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपेंड करता है। अब अगर आपने सपोज मान लीजिए ये हमारे पास में ये वर्कपीस था, मेटेलिक वर्कपीस था, इसमें आपने क्या किया, विदाउट प्री हीटिंग आप इसमें क्या कर रहे हो, यहाँ पे हीट दे रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इसके साइड के कॉर्नर से हम कंपेयर करें तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा बन रहा होगा विथ फ्यूजन जोन, है ना, जहां पर फ्यूजन हो रहा है वेल्डिंग का, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हाई है, और इधर के साइड के जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमारी वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस वहां पर क्रिएट होगा, ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उसकी कंडीशन में आपके पास में क्या होगा, डिस्टॉर्शन जैसे इफेक्ट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्री हीटिंग से क्या होगा, आपने क्या किया, डेल्टा टी की वैल्यू को कंट्रोल किया, जिससे कि हमारा जो डायमेंशन में होने वाला चेंज है उसको भी हम लोगों ने कंट्रोल किया, तो उसकी वजह से हमारे डिस्टॉर्शन जैसे इफेक्ट क्या होंगे, वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको प्री हीटिंग के बारे में बताया। पोस्ट हीटिंग के बारे में ये चीज ध्यान रखिए, पोस्ट हीटिंग करने से, अब मान लीजिए सपोज हमारे पास में कोई सरफेस थी, उस पर आपने वेल्डिंग ऑपरेशन किया, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, आपने उसको डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर रख दिया। अब रूम टेम्परेचर पे आप रखोगे तो तेजी से हीट का क्या होगा, डिसिपेशन हो जाएगा। जब तेजी से हीट का डिसिपेशन होगा तो आपको पता है कि मटेरियल के अंदर ब्रिटलनेस जैसे जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, और डक्टिलिटी हमारी क्या होगी, रिड्यूस करेगी। वेल्डिंग के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो वेल्ड जॉइंट है उसके अंदर डक्टिलिटी का नेचर होना चाहिए। ब्रिटल नेचर होगा तो क्रैक बहुत जल्दी प्रोपोगेट करेगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, उसको तुरंत नहीं ठंडा होने दिया, हमने क्या किया, वेल्डिंग की, और उसके बाद उसको थोड़ा सा और वार्म अप किया, ताकि वो एक मॉडरेट एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे वो टेम्परेचर उसका कम हो। तो पोस्ट हीटिंग से आप ब्रिटलनेस जैसे जो प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल के अंदर आ जाती है, वेल्ड पॉइंट के अंदर आ जाती है, उस चीजों को आप क्या कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग समझ में आ गई होगी। अब प्रॉब्लम को हम देखते हैं जो कि प्री हीटिंग पर बेस्ड था, जो बच्चे ने पूछा था वो ये था, प्री हीटिंग बिफोर वेल्डिंग इज डन टू। मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, क्वेश्चन में ये है, प्री हीटिंग बिफोर वेल्डिंग इज डन टू, प्री हीटिंग बिफोर welding is done to इसमें है ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेक द स्टील सॉफ्टर, मेक द स्टील सॉफ्टर। बी ऑप्शन है बर्न अवे ऑयल ग्रीस etc from the plate surface, from the plate surface। ठीक है, सी prevent cold cracks, prevent cold cracks, एंड डी ऑप्शन है prevent plate distortion, prevent plate distortion। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं। देखिए, मेक द स्टील सॉफ्टर, ये मेटल फॉर्मिंग वाला केस नहीं है। मेटल फॉर्मिंग में आप करते थे कि आपने क्या किया, अगर ये कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में आप कंपेयर करते थे
तो हॉट वर्किंग अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, तो उससे मटेरियल हमारा थोड़ा सा सॉफ्टर हो जाता था, तो स्ट्रेसेस जो ऑफर होते थे वो कम हो जाते थे। तो ये ऑप्शन वेल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही गलत है प्री हीटिंग के हिसाब से। सेकंड क्या है, बर्न अवे ऑयल ग्रीसेस फ्रॉम द प्लेट सरफेस, ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी प्री हीटिंग से इसका एडवांटेज मिलता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। प्रिवेंट कोल्ड क्रैक्स, ये भी आपका समथिंग हाउ तक सही है। क्यों? कोल्ड क्रैक्स कैसे हो रहे थे? कोल्ड क्रैक्स हमारे इसी वजह से हो रहे थे क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस जब ज्यादा होगा तो तेजी से हीट हमारी डिसिपेट करेगी, तेजी से हीट डिसिपेट जब कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो वहां पर आपके कोल्ड क्रैक्स होने का फिनोमिना बन सकता है। हालांकि अगर आप इसको थोड़ा सा और अगर समझोगे तो यहां पर एक चीज जरूर हो सकती है कि हमने क्या किया है कि अगर आप इसको जो है पोस्ट हीटिंग से आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो पोस्ट हीटिंग में जरूर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कोल्ड क्रैक फॉर्मेशन हो सकता है, वहां पर क्या होता है ठंडा बहुत तेजी से डिसिपेट हो रहा है। बट प्री हीटिंग का भी ये एडिशनल एडवांटेज है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं अगर आपने हीटअप किया अगर पर्टिकुलर वेल्ड जोन में और टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, डेल्टा टी का वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन का फिनोमिना आ जाएगा। ठीक है भाई, हमने इस पर्टिकुलर वेल्ड जोन में यहाँ पर इलेक्ट्रोड को कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, हीट तेजी से डिसिपेट कर रही, हीट तेजी से डिसिपेट करेगी, मेटेलिक सरफेस है, तो वहां पर क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा तो तेजी से एक्सपेंशन होगा, तो तेजी से एक्सपेंशन होगा तो वहां पर क्रैक का फिनोमिना हो सकता है, सडन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना में। तो ये भी एक आपका रीजन सही हो सकता है। और प्लेट डिस्टॉर्शन तो है ही है, ये मैंने अभी डिस्कस किया ही है। तो ये मोर देन वन वाला ऑप्शन है, ये इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, तो उसमें आपका बी सी डी ये तीनों ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर आपको मोस्ट सुटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं, तो मोस्ट सुटेबल में आप ये देखिए कि क्रैक्स वाला फिनोमिना आपका डिस्टॉर्शन में मिल जाएगा, तो आप डी ऑप्शन को लगाओगे। लेकिन अगर मोर देन वन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछा गया है उस टाइम में मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते थे, तो उसके हिसाब से बी सी डी तीनों सही है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपका वन ऑप्शन में आ जाए तो आप इसको फिर डी ऑप्शन को आप सही कीजिएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल और मीनिंगफुल लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब जिस टाइम में पूछा गया था उस समय ये मोर देन वन ऑप्शन में आता था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे क्या होगा, बी सी डी तीनों होंगे। लेकिन अगर सिंगल ऑप्शन में पूछा जाए तो आप डी इस ऑप्शन को लगाइएगा। ठीक है, वैसे थ्योरिकली ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बी सी डी। ठीक, किसी और को कोई डाउट? ठीक, अब एक प्रॉब्लम और है, वो एक बच्चे ने कास्टिंग का पूछा है मुझसे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मुझे एक्चुअली कॉलेज भी जाना है अभी, तो मैं उसका सॉल्यूशन सॉल्व करके आप लोग के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, सभी बच्चों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा उस प्रॉब्लम को। वो प्रॉब्लम जो बेस्ड है वो टॉप गेटिंग और बॉटम गेटिंग पे बेस्ड है। ठीक है, टॉप गेटिंग और बॉटम गेटिंग पे बेस्ड है। उसमें जो फिलिंग टाइम होता है उसके ऊपर वो पूरा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो मैं उसको जो है सॉल्व करके पूरी तरीके से समझा के आपके साथ में जो है शेयर कर दूंगा ग्रुप में व्हाट्सएप पर। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लेगा। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं। अपनी अटेंडेंस आप लोग लिख दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे, मेटर फॉर्मिंग को करेंगे। आप लोग प्रॉब्लम करते रहिए, मैं बीच बीच में ऐसे ही लाइव क्लास लेके आप लोग के जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स है, उनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अटेंडेंस अपनी कर दीजिए जल्दी से, और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।